नमस्कार। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल तथा बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किसी कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उस कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन हुए एटम्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी, और इसको एंगस्ट्रॉम में डिनोटेट किया जाता है। ये हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है जब हम सेम बॉन्ड को डिफरेंट मॉलिक्यूल से कंपेयर करें। बॉन्ड लेंथ को वेरियस फिजिकल टेक्निक्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हम ये कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोई कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो एक स्पेसिफिक होती है और कांस्टेंट होती है, परंतु कांस्टेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलवेज वाइब्रेटिंग। यदि हम डिफरेंट मेथड से मेजरमेंट करें तो हमें डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं और हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो वेरिएशन 1% से कम होता है। अब यहाँ पर हम इथेन, इथीन और इथाइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम है। यानी कि हम ये देखें कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज लेस देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर हम CH बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ जो CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.10 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर CH बॉन्ड लेंथ है वो है 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 1.06 एंगस्ट्रॉम इज लेस देन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन इज लेस देन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइज से sp2, sp2 हाइब्रिडाइज से sp हाइब्रिडाइज कार्बन की हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होती जाती है। यानी कि इससे एक जनरल प्रिंसिपल इलस्ट्रेट होता है कि कार्बन बॉन्ड्स आर शॉर्टन्ड बाय इंक्रीजिंग s कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp ऑर्बिटल ऑफ इथाइन में 50% s एंड 50% p करेक्टर होता है। इसकी वजह से ये फॉर्म द शॉर्टेस्ट CH बॉन्ड बनाते हैं, और sp3 ऑर्बिटल ऑफ इथेन में 25% S एंड 75% P करेक्टर होता है, तो इट फॉर्म द लॉन्गेस्ट CH बॉन्ड। पर अब कारण ये है या इसकी वजह क्या है कि ऐसा क्यों हुआ कि S कैरेक्टर बढ़ने के साथ में उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता है तो ऑर्बिटल बिकम्स मोर लाइक S ऑर्बिटल एंड हैंस it is held more tightly by the molecules than an orbital with less s character. इसके अलावा bond lengths depend on electronegativity of atoms, type of hybridization and resonance also. Now we learn about bond angle. What is the bond angle? Bond angle is the angle between the covalent bond in the ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम जैसे इथेन की बात करें, इथेन में ये CH कोवलेंट बॉन्ड और ये CC बॉन्ड, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 अंश होता है। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसकी जो ज्योमेट्री है हमने पिछले टर्म पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमने देखा कि टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल का जो स्पेसिफिक कोण है वो 109 डिग्री 28 अंश का होता है। और इसी के अंदर इथेन में जाएं तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, इसमें हो जाएगा 121 डिग्री, और इनके बीच का जो कोण होगा वो 118 डिग्री। इसी तरह से इथाइन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp, और यहाँ पर ये लीनियर शेप में होता है, और इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री। अब हम यहाँ देखें कि हम बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि उससे उसकी शेप भी चेंज होती है, तो शेप के अनुसार उसका बॉन्ड एंगल वेरिएशन होता है। यदि किसी कार्बन में की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या उसके अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 अंश मेंटेन रहेगा। यहाँ हम मेथेन की बात करते हैं। मेथेन में
sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी जो प्रिडिक्टेड शेप थी वो भी इसी तरह से की थी, और जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ज्ञात किया गया तब भी इसकी शेप इसी तरह की है, और उसका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 अंश प्राप्त होता है। अब हम जाते हैं अमोनिया की तरफ। इसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। इसकी जो प्रिडिक्टेड शेप है वो इस तरह से आती है। इसके अंदर इसके टेट्राहेड्रल के 3 कॉर्नर को हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करते हैं, और एक कॉर्नर पर इसके एक अनपेयर्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका उपस्थित होता है, और इसकी जो शेप है ये प्रिडिक्ट की गई कि ये भी टेट्राहेड्रल शेप में है, और इसके अंदर कोण भी 109 डिग्री 5 अंश का होना चाहिए। परंतु एक्चुअली क्या देखा गया कि इसकी शेप जो है एक्सपेरिमेंटली जब ज्ञात की गई तो इस तरह से पाई गई, और इसमें कोण भी शॉर्टर 107 डिग्री पाया गया, यानी कि स्लाइटली स्मॉलर देन द प्रैक्टिकल वैल्यू। इससे ये सजेशन हम दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई more space than any of the hydrogen atom and hence tends to compress the bond angle slightly। इसको compress कर देता है, इसकी वजह से इसका कोण बंद कोण है वो कम हो जाता है। इसी तरह से हम H2O की तरफ जाएं। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगी कि जो अमोनिया है इसके अंदर इन्वर्सन भी पाया जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। इसी तरह से H2O में जो बॉन्ड एंगल है इसकी जो प्रिडिक्टेड शेप है वो इस तरह की पाएगी। इसके अंदर 2 युग्म होते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, और इसके अंदर कोण ये माना गया कि इसमें भी टेट्राहेड्रल कोण होना चाहिए, परंतु एक्चुअली ये भी कंप्रेस होकर के 105 डिग्री का हो जाता है। इसी के साथ ही बॉन्ड एंगल पर वेरियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ग्रुप यदि जुड़ जाए तो भी इफेक्ट करता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इसके अंदर यदि कोई ब्रोमीन आ जाता है तो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और बॉन्ड एंगल जो है वो हो जाएगा 114 डिग्री 2 अंश। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स को यदि हम बनाते हैं एटम्स के कंबाइन के द्वारा, तो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, और किसी मॉलिक्यूल्स को हम यदि ब्रेक करें और उसको एटम्स में वापस कन्वर्ट करें तो वो एनर्जी कंज्यूम होती। तो ये है जो है बॉन्ड एनर्जी है, और ये भी किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये 2 तरह की होती है, एक तो डिसोसिएशन एनर्जी एंड दूसरी बॉन्ड एनर्जी। इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल डी से, इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल ई से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब डिसोसिएशन एनर्जी जो है नाम से हम देख सकते हैं डिसोसिएट करना, विघटित करना। तो एनर्जी नेसेसरी टू क्लीव ए बॉन्ड टू गिव द कंस्टिट्यूएंट रेडिकल। ओके, नाउ हम देखें कि क्या होता है। जैसे H2O है, इसकी एक डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं प्रत्येक बॉन्ड बंद को तोड़ने में, तो इसका H निकाला तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 118 किलो कैलोरी पर मोल। अब यदि हम इस बॉन्ड को तोड़ें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 110 किलो कैलोरी पर मोल। अब इन दोनों डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ दीज 2 वैल्यूज इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी विच इज फाउंड 109 किलो कैलोरी पर मोल। इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में D और E इक्वल होंगे। अब यदि हम इन मेथेन में हम देखें CH4 है, वो CH3 और H इस बॉन्ड को हम ब्रेक करें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद में हम यदि हम CH3 में CH2H बॉन्ड को विघटित करें तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी 106, फिर CHH बॉन्ड को तोड़ें तो 106, और CH बॉन्ड को हम यदि विघटित करें तो 81 किलो कैलोरी पर मोल आती है। और इनका जो एवरेज वैल्यू है वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन। सिंगल एवरेज वैल्यू वो हमें प्राप्त होगी 99 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ हम देखते हैं कि हमने इसको विघटित किया तो ब्रेकिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल 2 तरह से हो सकते हैं। जैसे कि ये कोई मॉलिक्यूल है और इसके अंदर एक बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जब हम इसको बॉन्ड को विघटित करें तो ये हो सकता है कि इसके जो दोनों फ्रेगमेंट हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हों। तो जब हम दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये तो विघटन है, ये कहलाता है होमोलाइसिस। यदि इसका विघटन इस तरह से हो कि इसमें से एक फ्रेगमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कहलाएगा हेट्रोलाइसिस।
यानी होमोलाइसिस वो कहलाता है जब 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच फ्रेगमेंट, हेट्रोलाइसिस जब बोथ इलेक्ट्रॉन टू 1 फ्रेगमेंट। यहाँ पर होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस में ये बता दूँ कि ये होमो, हेट्रो एंड लाइसिस जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट एंड लाइसिस का मतलब क्लीवेज। अब यहाँ हमने जो डिसोसिएशन किया ये होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और यदि हम इसी का हेट्रोलाइसिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं, और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज आर कंसिडरेबली बिगर देन द होमोलाइटिक, से ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा क्यों होगी? सिंपल हेट्रोलाइसिस से क्या होता है कि सिंपल हेट्रोलाइसिस से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, और इनको सेपरेशन करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता प्राप्त चाहिए हमें, जैसे 100 किलो कैलोरी पर मोल या इससे अधिक भी प्राप्त हो सकती है। परंतु यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, रेडिकल, इनको सेपरेट करना इनके बनिस्पत आसान है। इन गैस फेस में बॉन्ड डिसोसिएशन जो है होमोलाइसिस के द्वारा होता है, और इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में यदि हम बॉन्ड डिसोसिएशन करना चाहें तो वो हेट्रोलाइसिस को प्रेफर करेगा। अब इन सब से एक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, इनसे हम एक सर्टेन जनरलाइजेशन बना सकते हैं। फर्स्ट ये कि शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है बॉन्ड शॉर्टर होता जाता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है विद द इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। इसी तरह से सेकेंड, बॉन्ड बिकेम्स वीकर एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि हम पीरियोडिक टेबल में यदि जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो बॉन्ड्स जो है वीकर बनते जाते हैं। ये फर्स्ट कंसिक्वेंस ये है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट इसका ये बनता है इन सब का कि डबल बॉन्ड्स आर बोथ शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड बट नॉट ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग। नाउ अगली क्लास में हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।